दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त निरुपम। स्वीकार कीजिए नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमें अपना प्यार दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मेरे द्वारा लिखित शॉर्ट स्टोरी सबक की कहानी को। दोस्तों, न सिर्फ आज हम इस कहानी को बताएंगे बल्कि आपको दिखाएंगे भी कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में किस प्रकार इस कहानी पर आधारित एक लघु नाटिका का मंचन किया गया था। दोस्तों, ये कहानी है जगदीश नाम के एक शख्स की, जिसकी 3 बेटियां शादी के योग्य हो गई हैं। अक्सर दोनों पति पत्नी यानी जगदीश की पत्नी कमला और जगदीश इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि अभी तक उसकी बेटी की शादी का कोई उपाय नहीं मिला है। इस बात को लेकर जगदीश की पत्नी कमला अक्सर अपने पति को ताना मारा करती है। वो कहती है कि आप तो दिन भर काम पर जाते हैं, घर में मैं रहती हूँ, समाज के ताने तो मुझे सुनने पड़ते हैं। क्या क्या नहीं कहते हैं इस समाज के लोग। कोई कहता है कि भाग जाएगी बेटी किसी के साथ, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी। कोई कहता है कि कहीं मुंह काला करवा आ जाएगी, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी। मोहन भी अपनी पत्नी को दिलासा दिलाते रहता है कि वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। वो भी अपनी बेटी की शादी को लेकर उतना ही चिंतित है जितना कमला। दोस्तों, जगदीश अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ? अपनी बेटी की शादी के बारे में मैं कुछ नहीं सोचता, सिर्फ तुम सोचती हो। अरे ये दर्द तो उसको जाकर पूछो जिसके घर में शादी योग्य बेटी हो। अरे रात की नींद उड़ जाती है, ठीक से सो नहीं पाता हूँ। कल ही मेरी बात चंद्रकांत से हुई है और तुम्हें तो बस लगता है कि मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ। वो किसी अच्छे घर से रिश्ता की बात कर रहा था। जैसे ही इस रिश्ता की बात हो जाती है, मैं अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करवा दूँ। इसके बाद चंद्रकांत एक खबर लेकर जगदीश के पास आता है कि कोई अच्छे घर से उसके पास रिश्ता आया है। चंद्रकांत की बात पर जगदीश और उसके परिवार के सभी लोग लड़का देखने मोहिनी देवी के घर जाते हैं। वहाँ पर मोहिनी देवी के परिवार के सभी लोग उपस्थित रहते हैं और जगदीश के परिवार के भी सभी लोग उपस्थित रहते हैं। दोनों को ये रिश्ता मंजूर हो जाता है। तभी मोहिनी देवी चंद्रकांत को कोने में ले जाकर कुछ कहती है। वो कहती है कि मुझे अपने बेटे को पढ़ाने में बहुत खर्चा हुआ है, तब जाकर सरकारी नौकरी लगी है। इस महंगाई के युग में जो अच्छा लगे वो करवा दीजिएगा। यानी वो दहेज की मांग कर रही थी। दहेज भी लगभग 15 लाख के आसपास उन्होंने चंद्रकांत को सुनाया था। चंद्रकांत ये सारी बातें जगदीश को बुलाकर बता देता है। जगदीश बेटी के बाप होने के नाते किसी भी प्रकार से रिश्ता बनाना चाहता था। यही कारण है कि जगदीश इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाता है। वो चंद्रकांत से कहता है कि चंद्रकांत, अगर मेरी बेटी का रिश्ता इस घर में हो जाता है तो मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। बातें दोनों तरफ से बन जाने के बाद शादी फाइनल हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद इस कहानी में एक रोचक मोड़ आता है तब जब कामिनी देवी यानी लड़का की माता
जगदीश को फ़ोन करके ये कहता है कि अगर आप शादी के 10 दिन पहले सारा भुगतान नहीं करते हैं तो ये शादी रद्द मानी जाएगी, यानी ये शादी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, इतना सुनने के बाद जगदीश का पूरा परिवार चिंतित हो जाता है। सभी ज़मीन जायदाद के कागजात को इकट्ठा करने लगते हैं। घर में जो भी जेवरात थे उसे इकट्ठा करने लग जाते हैं। ज़मीन जायदाद के मूल्यों को जोड़कर, सभी जेवरात के मूल्यों को जोड़कर जगदीश के पास मात्र 7 लाख ही हो रहे थे। इस चिंता को देखते हुए जगदीश की बेटी वहाँ पर आ जाती है और अपने माँ बाबा से पूछती है कि माँ बाबा, हमें भी तो बताइए कि आखिर आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं। दोस्तों, ये वही लड़की है जिसकी शादी होने वाली है। इस लड़की का नाम पिंकी है। पिंकी अपने माँ बाबा से पूछती है कि माँ बाबा, हमें भी तो बताइए कि आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं, आप लोग इतने विचलित क्यों हैं। तो पिंकी की माँ जवाब देती है कि अभी अभी कामिनी देवी जी का फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि शादी के 10 दिन पहले अगर सारा भुगतान नहीं हुआ तो वो इस शादी से इनकार कर देगी। दोस्तों, इतना सुनने के बाद पिंकी क्रोधित हो जाती है। पिंकी कहती है कि बाबा, माँ, आप कामिनी देवी जी को फ़ोन कीजिए और उसे कह दीजिए कि मैं इस शादी से इनकार करती हूँ। ये बात सुनने के बाद पिंकी के माता पिता के चेहरे की रौनक गायब हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद पिंकी अपने माता पिता को समझाती है कि ये तो अच्छा हुआ कि उनका असली चरित्र शादी से पहले ही बाहर आ गया। वो अपने माता पिता को किसी तरह समझा लेती है और ये शादी वहीं पर स्थगित हो जाती है। दोस्तों, पिंकी इस शादी को स्थगित करवाने के बाद लग जाती है पढ़ाई में जमकर मेहनत करने में। दोस्तों, इसके बाद एक और मोड़ इस कहानी में आती है। ये वो मोड़ है जहाँ पर पिंकी के घर खुशहाली आने वाली होती है। दोस्तों, कुछ महीनों के बाद पिंकी के घर एक डाकिया आता है। डाकिया पिंकी को आवाज़ लगाते हुए पिंकी के घर आता है। पिंकी जब पास जाती है तो वो डाकिया उनसे कहता है कि पिंकी बेटी, मैं जब भी इधर आता था तो तुम्हें पढ़ते ही देखता था। आज ऐसी खबर तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ कि तुम सुनकर खुशी से पागल हो जाओगी। पिंकी उत्साहित हो जाती है उस खबर को सुनने के लिए। इसके बाद डाकिया अपने झोले से एक ज्वाइनिंग लेटर निकालता है और पिंकी की तरफ देते हुए बोलता है कि पिंकी बिटिया, मैं जब भी इधर आता था तो तुम्हें पढ़ते ही देखता था। आज तुम्हारी मेहनत कामयाब हो गई। आज तुम्हारी मेहनत रंग लाई और तुम दारोगा बन गई। दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद पिंकी के चेहरे पर रौनक छा गई और अपने माँ बाबा को आवाज़ लगाने लगी और दोनों दौड़े दौड़े घर से बाहर आते हैं और सभी पिंकी की बात सुनकर फूले नहीं समाते हैं। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। सभी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और प्रेम का वह दृश्य बड़ा ही मनोरम था। वह दृश्य बड़ा ही ऐतिहासिक था। दोस्तों, जब आप इस वीडियो में देखेंगे वो दृश्य तो आप भी फूले नहीं समाएंगे, गदगद हो जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर जिस घर से पिंकी का रिश्ता टूटा था उस घर से पिंकी के लिए एक बार फिर रिश्ता आता है। लड़के की माँ, जिस लड़के से पिंकी की शादी टूट गई थी, वही लड़के की माँ कामिनी देवी एक बार फिर पिंकी के घर रिश्ते लेकर आती है, ये जानने के बाद कि पिंकी अब दारोगा बन गई है। सभी घर में बैठे थे, पिंकी के माँ बाबा एक साथ सभी बैठे थे। तभी कामिनी देवी वहाँ पर आती है और एक बार फिर शादी की बात कहती है और पहले किए गए काम के लिए वो माफ़ी भी मांगती है
लेकिन दोस्तों, पिंकी इस रिश्ते को एक बार फिर से ठुकरा देती है और कहती है अपने माँ बाबा से कि माँ बाबा, इसे कह दीजिए कि मैं इसके घर, ऐसे लोगों के घर कभी रिश्ता कभी नहीं करूँगी मैं। और फिर वहाँ से लज्जित होकर कामिनी देवी अपने घर चली जाती है। मगर दोस्तों, हर पिता के तरह जगदीश को भी पिंकी की शादी की चिंता थी, फिक्र थी। वो कहते हैं अपने बेटी से कि बेटी, आखिर कब तक तुम कुंवारी अपने घर में बैठे रहोगी? कहीं ना कहीं तो तुम्हें रिश्ता करना ही है ना, शादी तो करनी ही है ना। तो फिर पिंकी कहती है, बाबा, अगर आप बुरा ना माने, अगर आप ठीक समझें, तो आप मेरी शादी की बात मेरे कॉलेज के दोस्त राजेश से कर सकते हैं। हम दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की है, और अगर आप ठीक समझें तो आप राजेश से मेरी शादी की बात कर सकते हैं। परंतु एक बात जानकर आपको आश्चर्य हो जाएगा दोस्तों कि पिंकी के पिताजी जगदीश एक बार इस रिश्ते को कबूल करने से मना कर देते हैं। वो क्यों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिंकी के पिताजी कहते हैं कि जिस राजेश की बात तुम कर रही हो वो तो अपनी जाति का है ही नहीं, तो फिर यह रिश्ता कैसे होगा, ये समाज क्या कहेगा। तो फिर इस बात का जवाब देते हुए जगदीश की पत्नी कमला कहती है कि हाँ, देखा है मैंने आपके जाति वालों को, एक जाति, एक गोत्र, एक देवता। क्या किया, आखिर क्या किया उन्होंने आपकी इज्जत का? आपकी इज्जत को आसमान पे बिठा दिया ना। बैठे हैं जाति की बात करने। कमला की बात को सुनकर जगदीश का मन बदल जाता है और जगदीश पिंकी से कहते हैं कि बिटिया, तुम अभी ही राजेश को फोन करो और अपने घर बुला लो, हम शादी की बात करेंगे। इसके बाद पिंकी तुरंत ही राजेश को फोन लगाती है और अपने परिवार के साथ अपने घर आने के लिए बोलती है। शाम तक अपने परिवार को लेकर राजेश पिंकी के घर आ जाता है और वहीं पर दोनों की इंगेजमेंट भी हो जाती है और दोनों एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और दोस्तों, हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि बेटियां बोझ नहीं, उसे बस पढ़ने दो। बेटियां बोझ नहीं, उसे बस पढ़ने दो। मत बांधो जंजीरों में, उसे बस आगे बढ़ने दो। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप तक मैं लेकर आया। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।